ओके, स्टार्ट करते हैं। एनपीए 19 जून 2026। पहला क्वेश्चन है, रीठा सहायक किन दो नदियों के संगम पे है? लदिया और राटिया के संगम पे है। लदिया किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है, चूका में काली से मिल जाती है। लदिया राटिया के संगम पर रीठा सहायक जो है चंपावत में स्थित है। और ये किस चीज के लिए फेमस है? जोड़ मेला, अपने फेमस जोड़ मेले के फेमस है। और गुरु नानक देव यहाँ आए थे, उन्होंने रीठा चखा था और उसके बाद वो रीठा मीठा हो गया था, ये मान्यता है। उनके मित्र थे ढेरनाथ, जो कि गोरखनाथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, इसरो की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? 1969 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। ठीक है। कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं? विक्रम साराभाई कहे जाते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। वो विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये अंतर याद रखना है। अगला, सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में मिलेगा सतीश धवन स्पेस स्टेशन। सतीश धवन कौन थे भारत में, क्यों फेमस है? भारतीय रॉकेट कार्यक्रम के जनक। जैसे स्पेस कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई, वैसे रॉकेट कार्यक्रम के जनक हैं सतीश धवन। भारत में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल रिमोट सेंसिंग स्टेशन हैदराबाद में। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 1975, आर्यभट्ट। ठीक है। चंद्रयान मिशन पहला 2008। अभी तीसरा चंद्रयान मिशन 2023। बहुत बढ़िया। क्या काम है इसका? अंतरिक्ष चंद्रमा पर पानी की खोज, इसमें मेन इसका काम था। गगनयान मिशन क्या, कैसा मिशन होगा ये गगनयान मिशन मानव मिशन होगा अंतरिक्ष में पहला। मंगलयान मिशन वो है मंगल मिशन। ठीक है। वो भी 2013 में शुरू हुआ था मंगलयान मिशन। अच्छा, आदित्य L1 मिशन, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन 2023 में शुरू। क्वेश्चन नंबर 3, शुभांशु शुक्ला भारत के किस मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान का हिस्सा होंगे? गगनयान मिशन 2027 में जो लॉन्च होने वाला है, उसकी ट्रेनिंग में ये चल रहे हैं। और भारत के पहले ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं ये। अगर कंफ्यूज नहीं होना, रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है ये। जो राकेश शर्मा हैं, राकेश शर्मा जो हैं वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले हैं भारत के, लेकिन वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन नहीं गए थे, ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रह के आए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? पहला, बाल और नाखून में केराटिन प्रोटीन। गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन, जो अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। अंडे में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। दूध में केसीन प्रोटीन। और मक्के में जिन प्रोटीन। इसका टेस्टिंग होती है, पता है? गेहूं, अगर आपको आपकी बॉडी के लिए गेहूं सूटेबल है या नहीं है, इसकी भी टेस्टिंग होती है। सबके से सूटेबल नहीं होता। जैसे दूध का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है? दूध उनको पचता ही नहीं है, दूध पियेंगे उसके बाद पेट में गुड़गुड़ होने लग जाता है उनके। तो ये दिक्कत मैक्सिमम लोगों के आती है भारत में, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं इसको, तो वो दूध नहीं पीते। फिर दही में ऐसा नहीं होता, लेकिन उनके साथ ऐसे ग्लूटीन का है। ग्लूटीन मतलब गेहूं का, उनको गेहूं सूट नहीं होता, फिर वो गेहूं की जगह और मोटे मिलेट्स का यूज करते हैं। मिलेट एक अलग प्रजाति है। जैसे गेहूं, चावल, ये अलग अलग प्रजातियां हैं। गेहूं प्रजाति अलग होती है, चावल की प्रजातियां अलग होती हैं। उसी तरह से मिलेट्स की प्रजाति होती है, ज्वार, बाजरा, ये सब आता है उसमें, और मडुआ, ये सब। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, मानव तस्करी को रोकने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 23 को समझाइए। अनुच्छेद 23 क्या बात करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। 23 में मुख्य रूप से 23 क्या बात करता है? मानव का दुर्व्यापार करना, मानव को बेगार कराना, उससे बलात् श्रम कराना, ये क्या है? ये निषेध है। और इसके खिलाफ उसका व्यक्तिगत वो अधिकार है, मौलिक अधिकार है ये उस व्यक्ति का जिसके साथ भी ये किया जा रहा है। ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। दुर्व्यापार मतलब क्या? किसी की देह के संबंध में व्यापार, किसी के मांस खा दिया किसी ने, जैसे एप्स्टीन वगैरह, उनकी कहानियां आप सुन रहे हो, वहां पे कब से चल रहा हो एप्स्टीन आइलैंड। उसमें लोग यहाँ से ले जाते थे बच्चों को, और बच्चों का फिर वो मांस खाते थे। उसमें ये सब हो रहा था। तो एप्स्टीन में यही तो है। तो दुर्व्यापार है ना ये एक तरह से। तो इसके खिलाफ अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 23 में है। मानव का दुर्व्यापार और बेगार बलात्श्रम का प्रतिषेध तथा इस उपबंध का कोई भी अगर उल्लंघन करता है तो अपराध माना जाएगा तथा विधि के समक्ष दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए कुछ कानून बनाए गए। जैसे एक कानून आया, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम। वो किस वर्ष आया? 1966। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम। दुर्व्यापार, बुरे काम के लिए किसी का व्यापार करना, लोगों का, बच्चों का, बड़ों का, महिलाओं का, पुरुषों का। तो ये क्या, कब आया ये? 1956 में। एक बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया, बहुत इंपॉर्टेंट। कब आया? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, 56, 76, 56, 76, 76,
याद रखना है। दुर्व्यापार 56 और बंधुआ मजदूरी 76, ये दोनों ध्यान रख लेना है। और ये दोनों इंप्लीमेंट किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? ये 35, आर्टिकल 35 संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत। देखिए आर्टिकल 23 में तो बताया है कि क्या अपराध है। अपराध है दुर्व्यापार करना, बंधुआ मजदूरी करवाना या फिर बेगारी करवाना, ये अपराध है। अब इसके लिए कानून जो बनाए गए हैं वो आर्टिकल 35 के तहत 2 अधिनियम बनाए गए अलग अलग। एक तो दुर्व्यापार अधिनियम 1956 का और 1976 का बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आर्टिकल 35 के अंतर्गत। अच्छा 35 तो आर्टिकल 23(1) की हमने बात कर ली। 23(2) क्या बात करता है? आर्टिकल 23(2) अगर सरकार चाहे तो भैया सार्वजनिक उपक्रम के किसी काम के लिए वो काम करवा सकती है। उसको क्या किस श्रेणी में नहीं लाया जाएगा? उसको बेगारी की श्रेणी में या बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। मनरेगा इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। मनरेगा में जैसे मान लो दिहाड़ी चल रही है 1000 रुपया मार्केट में, मनरेगा में तुम्हें फिक्स इनकम मिलती है 350 रुपए मान लेते हैं, मान लो ठीक है, दिन की 350 रुपए मिलती है। तो 1000 नहीं मिल रही, 350 मिल रही है, तो एक तरह से आदमी ये कह सकता है ना मेरे ये तो बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है मेरे से कि 350 में ही काम करो। लेकिन वो कह नहीं सकता। क्यों? प्रधानमंत्री जी अपने घर का कोई काम थोड़ी करवा रहे हैं उससे। ऐसा नहीं है अपने घर का कुआं खुदवा रहे, वो सार्वजनिक उपक्रम का काम है। मतलब एक खड़ंजा बनेगा तो उस पर सब लोग चलेंगे, तो सार्वजनिक कार्य है वो। इसीलिए आर्टिकल 23(2) बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। इसमें कुछ चीजों में विभेद नहीं करेगा राज्य, जैसे धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। धर्म आपका क्या है क्या नहीं है, जाति, मूलवंश और किस आधार पर? वर्ग के आधार पर। एक शब्द यहां पे मिसिंग है। कौन सा शब्द? लिंग मिसिंग है। तो लिंग शब्द का प्रयोग यहां पे नहीं किया है। लिंग के हिसाब से मतलब राज्य विभेद कर सकता है। इसका मतलब क्या है? कोई काम जोखिम भरा हो सकता है, उसमें महिलाओं को एकदम से जाने नहीं देगा। कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा प्रोटेक्टिव पहले बच्चों और महिलाओं के लिए है, उसके बाद पुरुषों के लिए है ना। किसी भी समाज में ऐसा ही होता है, पहले वो प्रोटेक्शन जो होती है वो बच्चों और महिलाओं को दी जाती है, उसके बाद। इसलिए योजनाएं आप मैक्सिमम देखोगे महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित ज्यादा होती हैं। ठीक है, ये बात हो गई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 वुडरो विल्सन, हम जानते हैं। अब डिटेल में बात नहीं करूंगा, सीधे ये बता दो जल्दी से, इसको क्या नोबेल पुरस्कार मिला है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का काम है वैश्विक स्तर पर मानक निर्धारित करना श्रम के, किसी के साथ बंधुआ मजदूरी, बेगारी ऐसे काम ना हो रहे हो। तो कब बना? 1919 में। हेडक्वार्टर कहां है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। नोबेल कब मिला इसे? 1969। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1969 में इसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार किस चीज का? शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न परिस्थितियों में रेपो रेट में क्या बदलाव किया जाता है? पहला, महंगाई रोकने के लिए रेपो रेट में क्या चेंजेस करेंगे? महंगाई रोकने के लिए रेपो रेट बढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, बढ़ा देंगे। रेपो रेट बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाया जाएगा रेपो रेट? रेपो रेट बढ़ाया जाएगा। रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लोन लेते हैं उसको कहा जाता है रेपो रेट। तो आरबीआई से लोन ले रहे हैं, लोन अगर कम रेट में लेंगे तो बैंक ज्यादा लोन ले लेंगे, ज्यादा लोन वितरित करेंगे और मार्केट में बहुत सारा पैसा हो जाएगा। पैसा ज्यादा हो गया, लोगों के पास किसी चीज को खरीदने का ज्यादा पैसा जेब में है उनके, तो मतलब हर चीज महंगी होती चली जाएगी। जब मांग बढ़ती जाएगी, पैसा ज्यादा है आदमी का, मेरे पास 0 रुपए है तो मैं मार्केट में निकलूंगा, मैं हर चीज को देख के कहूंगा मैं नहीं ले रहा। लेकिन मेरे दोनों जेब में लाख रुपए है तो मैं हर चीज को देखूंगा, मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। ये तो थॉट आएगी। ठीक है, कल मैं बात कर रहा था इस बारे में। तो जब पैसा जेब में ज्यादा होगा तो मार्केट में तो क्या कहते हैं, आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी तो चीजों के रेट महंगे हो जाएंगे। चीजों के रेट महंगे हो जाएंगे तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन आ गया है, मतलब कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इस महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा? उसको बढ़ाना पड़ेगा। आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा ताकि बैंक लोन कम लेंगे, बैंक लोन देंगे भी कम और मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो इस पर लोगों की जेब में भी कम पैसा होगा। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रेपो रेट में क्या परिवर्तन करना चाहिए? अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रेपो रेट को कम करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को गति कैसे देनी है? लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ानी, धन का आदान प्रदान बढ़ाना पड़ेगा। धन का आदान प्रदान कब बढ़ेगा? जब बैंक लोन देगा या बैंक मार्केट में पैसा फेंकेगा। बैंक मार्केट में पैसा कब ज्यादा फेंकेगा? जब रेपो रेट कम होगा। तो इसीलिए हमें इसमें रेपो रेट कम करना पड़ेगा। मांग और निवेश में कमी लाने के लिए, मांग और निवेश में कमी लानी है मार्केट में, तो क्या करना पड़ेगा? रेपो रेट के साथ
बढ़ाना पड़ेगा। मांग और निवेश ज्यादा है कब होती है? जब जेब में पैसा ज्यादा होता है, जब मांग और निवेश ज्यादा होता है आदमी का। जब पैसा ही कम होगा, मार्केट में पैसा कम कैसे होगा? बैंक के पास पैसा कम होगा। बैंक के पास कैसे पैसा कम होगा? बैंक लोन कम लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, वर्तमान में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने मेंबर है? 6 मेंबर है। मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था? 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ था। मौद्रिक नीति का समिति का जो गठन हुआ वो आरबीआई एक्ट के अनुच्छेद 45 जेड बी के तहत किया गया है। बात की थी ये। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 मेंबर होते हैं। मौद्रिक नीति समिति का काम होता है रेपो रेट निर्धारित करना, दूसरा महंगाई लक्ष्य को निर्धारित करना साल भर के लिए। ठीक है, साल भर के लिए महंगाई लक्ष्य को निर्धारित करना। अब इस साल की महंगाई लक्ष्य जो है आरबीआई ने निर्धारित कर रखी थी 4 - 2 मतलब 2, 4 + 2 मतलब 6। 2 से 6 के बीच में महंगाई रहेगी ये कहा था आरबीआई ने, लेकिन इस बीच में महंगाई थोड़ी बड़ी है। 4 थी महंगाई लक्ष्य 4 था। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट कहते हैं उसको, वो 4.06 हो गया है। तो थोड़ा सा बढ़ा है, फ्लक्चुएट हुआ थोड़ा, इतना कोई चेंजेस नहीं होता उसमें थोड़े, लेकिन महंगाई बढ़ी है इसका मतलब। ठीक है, महंगाई उन्होंने लक्ष्य बढ़ा दिया। आरबीआई का आर्टिकल 45 जेड बी मैंने कहा। तो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर होता है। ये कई बार सवाल में आ गया है, ये फंसा के देता है वो क्वेश्चन पेपर में कि वित्त मंत्री होता है, और लोग सोचते हैं मौद्रिक से संबंधित है तो वित्त मंत्री होता होगा, तो उसका लेना देना वित्त मंत्री से कुछ है नहीं। सिंपली मौद्रिक नीति समिति का काम है रेपो रेट डिसाइड करना और महंगाई लक्ष्य निर्धारित करना। तो इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसको लीड करने का काम होता है आरबीआई के गवर्नर का। 3 मेंबर, 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर इसमें आरबीआई के ही होते हैं, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक ऑफिशियल होता है आरबीआई का। और दूसरी तरफ 3 अदर मेंबर जो होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नामित अर्थशास्त्री होते हैं, बड़े बड़े। और इसमें मेजॉरिटी के हिसाब से निर्धारित होता है कोई भी मसला, कोई भी मामला आया इस रेपो रेट से रिलेटेड और महंगाई से रिलेटेड, तो जो भी बहुमत ज्यादा होगा, अगर बहुमत ज्यादा जहां होगा वो लागू हो जाएगा। बहुमत अगर इक्वल हो गया तो इसमें निर्णायक वोट किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छा इसमें संशोधन भी हुआ है कभी आरबीआई एक्ट मौद्रिक नीति समिति के कंटेक्स्ट में? 2016 में संशोधन हुआ इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 14 नवंबर 2014। बहुत बढ़िया। बाल दिवस के अवसर पे 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो अधिनियम अस्तित्व में आता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। बच्चा जिसका मतलब है 18 साल से कम उम्र का कोई लड़का या लड़की दोनों, और इसके संबंध में सजा का प्रावधान, विशेष कोर्ट का प्रावधान, क्योंकि ये मामले भारत के अंदर बढ़ते चले जा रहे थे। तो बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत ये कानून आया, पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालयों का प्रावधान है। इसमें 2019 में एक संशोधन किया जिसके तहत क्या शब्द जोड़ा? मृत्युदंड। मृत्युदंड का कॉन्सेप्ट भी अब इसमें है। पोक्सो अधिनियम की कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। धारा 19, कोई भी पीड़ित है तो उसकी सूचना देना। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत कोई पीड़ित है, 76 पोक्सो बोलते हैं वैसे, 76 जो हमारी आईपीसी है उसके अंतर्गत 76 दंड संहिता के अंदर 76वां धारा है उसकी, 76 पोक्सो। तो आर्टिकल 90 धारा 19 पोक्सो अधिनियम की धारा 19 जो है वो बात करती है कि क्या देनी चाहिए, सूचना देनी जरूरी है किसी पीड़ित की जिसके साथ ये घटना हुई है, लड़का या लड़की कोई भी। दूसरा धारा 23 पहचान को गोपनीय रखना, पीड़ित जो भी है उसकी पहचान उजागर न हो, इसके लिए भी उपबंध है इसमें। और तीसरी चीज धारा 28 विशेष न्यायालयों का प्रावधान करता है पोक्सो से रिलेटेड कानूनों के लिए। और ये जरूर ध्यान रख लेना कि इसमें भैया क्या चीज है, मृत्युदंड का प्रावधान 2019 में संशोधन के तहत जोड़ा गया। और कब आया पोक्सो अधिनियम? बाल दिवस के अवसर पर 2012 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गजल के लेखक बशीर बद्र का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? वर्ष 1999 में। इसी वर्ष उन्हें साहित्य अकादमी, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी एक प्रसिद्ध कविता थी उर्दू की, आस कविता, एक बहुत ही फेमस लाइन है जो अक्सर जो बोली जाती है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये लाइन किसने लिखी है? ये बशीर बद्र की ही लाइन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न परमाणु संयंत्रों को से संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है, बताना। तारापुर कहां है? परमाणु संयंत्र तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में है, बहुत बढ़िया। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा राजस्थान में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है, कुडनकुलन तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कंटेक्स्ट में?
परमाणु संयंत्रों के कंटेक्स्ट में भारत के प्रसिद्ध परमाणु संयंत्र हैं ये याद रखने, भूलने बिल्कुल नहीं है, जोड़े मिलाने को आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हाल ही में आईटीबीपी अकादमी मसूरी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे? सूर्यकांत रहे। इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सूर्यकांत आए हैं यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ये। तो देश के उच्चतम न्यायालय के कंटेक्स्ट में किया हुआ पूरा डिटेल में, आपने एक बार उसे रिवाइज कर लेना है। आर्टिकल 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय में अभी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ के 33 से बढ़ के 38 हो चुकी है। 33+1 मतलब कितने? 34 से 38 हो गई है केंद्र में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की संख्या। क्वेश्चन नंबर 13, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में 10 बिंदु लिखिए। पहले मैं शुरुआत कर देता हूं, जल्दी जल्दी सब बोलते चले जाएंगे। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में स्थित है। भ्यूंडार पार्क है इसका अन्य नाम। फ्रैंक स्माइथ ने खोज की थी 1931 में। फ्रैंक स्माइथ आए थे। फ्रैंक स्माइथ आए थे अपने दोस्त किसके साथ आए थे? होल्ड्सवर्थ के साथ आए थे। और कामेट अभियान से, कामेट पर्वत है जिसकी ऊंचाई है कामेट की 77-56 मीटर। कामेट चमोली में मिलेगा और फूलों की घाटी भी चमोली में ही मिलेगी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये पर्वत है, पर्वत की ऊंचाई बताई मैंने 7756। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में होल्ड्सवर्थ के साथ आए थे वो, और उन्होंने खोजा था फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1931 में। दोबारा से आए 1937 में, और यहां से वो 250 प्रजातियां अपने देश कहां वो लेके गए? आयरलैंड। आयरलैंड से तुलना की थी ना उन्होंने, आयरलैंड से तुलना की थी उन्होंने इसकी। अच्छा, यहां एक लेडी भी आई थी, मार्गरेट लेक। मार्गरेट लेक 1939 में आई और मार्गरेट लेक यहाँ पे फिसल गई। वो वनस्पति शास्त्री थी और वो उसका अध्ययन करने के लिए आई थी। और कोई बात, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है एक पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी भ्यूंडार नामक स्थान पे मिल जाती है, घंगरिया नामक स्थान पे, सॉरी, घंगरिया नामक स्थान पे मिल जाती है लक्ष्मण गंगा से, जो कि निकलती है हेमकुंड साहिब से। लक्ष्मण गंगा या हिम गंगा जिसको कहते हैं। यही जो हमारा ये क्षेत्र है घंगरिया, ये आधार स्थल हो जाता है दोनों की यात्रा का, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा का। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को स्कंद पुराण में नंदनकानन कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में इसे स्वर्ग में इंद्र का उपवन कहा गया है। कालिदास ने इसे अलका कहा है। और इसके अलावा इसके अनेक सारे नाम है: बैकुंठ, भ्यूंडार, फ्रैंक स्माइथ घाटी, पुष्पावली, पुष्परसा, गंधमादन। गंधमादन, ये दो, गंधमादन पर्वत यहीं पे मिलता है ना, नर और नारायण के बीच में। नर और गंधमादन के बीच में है फूलों की घाटी। नर नारायण तो फिर बद्रीनाथ हो जाएगा। नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में है फूलों की घाटी। और बताइए, फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान ये बना था और इसका क्षेत्रफल 87 किलोमीटर स्क्वायर है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और 2005 यूनेस्को में भी शामिल हुआ। नंदा देवी, और इससे पहले 1988 में और 2005 में यूनेस्को में शामिल हुआ। और बताइए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कोई बात? हाँ, ये है उच्च हिमालय से में आता है, ये उच्च हिमालय में आता है और बृहद हिमालय में आता है, मतलब उच्च हिमालय में आता है। और बताइए, फूलों की घाटी। अच्छा, यहाँ पे पुष्पतोया ताल है, जो हम कामेट के तलहटी में कह रहे हैं, पुष्पतोया ताल है, वहां से निकलती है पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी, फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी। और पुष्पाचार्य बुग्याल भी कहा जाता है। यहाँ पे एक विदेशी प्रजाति जो है वो फलित हो रही है, जिस कारण यहाँ की जो फूल हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है लगातार। नटग्रास और अमेला, अमेला ग्रास और नटग्रास और अमेला, अमेलिया या अमेला, अमेला। ठीक है, ये दो ग्रास हैं जो यहाँ पे बहुतायत में खिल रही हैं, तो इस कारण यहाँ पे फूलों की प्रजाति लगातार हो रही है। और चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सुकुंडा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14। राज्य में मडुआ किस प्रकार की कृषि भूमि की फसल है? ये खरीफ की फसल है और खील या कंटील भूमि की फसल है। इजरान भी कह देते हैं। इजरान जंगल की भूमि होती है जिसे साफ सूफ करके बंजर भूमि को उपजाऊ खेती के लिए यूज किया जाता है, जिसको खील या कंटील कह देते हैं। सबसे खत्म प्रकार की भूमि होती है राज्य के अंदर, खील या कंटील, इसकी खेती होती है। तो मडवा ऐसी भूमि में जो भी खेती होती है वो मोटे अनाज की होती है। झंगोरा कह लो, ठीक है, चाहे बाजरा कह लो, चाहे ये कह लो, क्या कहते हैं, मडुआ, ये मोटे अनाज है, मिलेट्स में आते हैं। तो मिलेट्स की खेती खत्म प्रकार की भूमि में आप ऐसे भी डाल दोगे तो हो जाते हैं। तो मोटा अनाज है ये। तो मडुआ कैसा अनाज है? मोटा अनाज है। इसको फिंगर मिलेट भी कहा जाता है और कोदा भी कहा जाता है, रागी भी कहा जाता है मडुआ को। मडुआ अनुसंधान संस्थान भी है उत्तराखंड में। कहाँ है? चमोली में, पीपलकोटी चमोली में मडुआ
अनुसंधान संस्थान भी है। मडुआ जो है किस देश का मूल वनस्पति है ये? अफ्रीका मूल की है, इथियोपिया की है ये, इथियोपिया मूल की है मडुआ। और मिलेट है ये। और बताइए मडुआ के बारे में। मडुआ जो है कोदा, रागी, फिंगर मिलेट। सर्वाधिक उत्पादक राज्य हाँ, भारत में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है इसका। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, इन जगहों में भी मडुआ होता है। और बताइए खरीफ की फसल है ये। हाँ, 2023 में मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, तो फिंगर मिलेट। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इल्यूसिना कोराकाना। इल्यूसिना कोराकाना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रसिद्ध सुरकुंडा देवी मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? सुरकुंडा देवी मंदिर कद्दूखाल टिहरी में स्थित है। और सुरकुंडा में ही, सुरकुंडा जो मंदिर है, सुरकुंडा ये क्षेत्र है, सुरकुंडा में क्या है? प्रमुख एक संस्थान है यहाँ पे, मतलब कुछ चीज है यहाँ डिप्लॉय की गई है। क्या किया गया है? डॉपलर रडार है यहाँ पे। राज्य में 2 जगह डॉपलर रडार स्थापित किए गए हैं, एक यहाँ, एक मुक्तेश्वर में स्थापित किए गए हैं ना डॉपलर रडार। तो कहाँ है? सुरकुंडा में। सुरकुंडा टिहरी में मिलेगा, कद्दूखाल। और किस पर्वत पे है सुरकुंडा देवी मंदिर? सुरकुट। बहुत बार आ गया ये सवाल, सुरकुंडा देवी मंदिर टिहरी में, ध्यान रखना है। ओके।